स्वागत है आप लोग का परीक्षा वाली चैनल पे। आज हम लोग मूल अधिकार को पढ़ेंगे। आज से प्रारंभ करेंगे मूल अधिकार के सेशन को। मूल अधिकार जो है भाग 3 में दिया गया है और उसका अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मूल अधिकार को दिया गया है। भाग कौन सा है, 3। इसको हम लोग को याद रख लेना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मूल अधिकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मूल अधिकार होता क्या है। देखिए, मूल अधिकार एक ऐसा आधारभूत अधिकार होता है जो व्यक्ति के बौद्धिक आध्यात्मिक विकास के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। इसके बिना व्यक्ति अपना चौतरफा विकास नहीं कर सकता, बहुमुखी विकास नहीं कर सकता, सार्वभौमिक विकास नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके पास जब बेसिक राइट ही नहीं रहेगा अपने को उत्कृष्ट बनाने के लिए, अपने को ऊपर उठाने के लिए, तो वहाँ तक वो कार्य नहीं कर पाएगा जहाँ तक कि एक स्तर को अपने ऊपर उठाया जा सके। तो उसके लिए मूल अधिकार अत्यंत ही आवश्यक है। आवश्यक क्या, एक तरह से अपरिहार्य है। तो इसको शुरू करने से पहले इसका उद्भव देख लेते हैं कि ये कब से प्रारंभ हुआ मूल अधिकार का लिखित रूप से ढांचा देना। जो भारतीय संविधान में हम लोग का मूल अधिकार दिया गया है वो विश्व के किसी भी लिखित संविधान में इतने बड़े क्षेत्र में नहीं दिया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में, जैसे यहाँ पे दिया गया है 12 से लेकर 35, यानी लगभग 23 आर्टिकल इसमें समाहित किया गया है। इतना आर्टिकल किसी भी विश्व के किसी भी संविधान में नहीं समाहित किया गया है। ये मूल अधिकार अमेरिका से प्रभावित है, उसके संविधान में भी, अमेरिका के संविधान में भी मूल अधिकार को रखा गया है, लेकिन वहाँ भी इतने विस्तृत क्षेत्र में या इतने स्तर से उसको नहीं डिफाइन किया गया है जहाँ जैसे कि भारत में डिफाइन किया गया है। इसीलिए इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो इसके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देख लेते हैं कि सबसे पहले लिखित रूप से कैसे कैसे मूल अधिकार मिलना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल अधिकार जो है वो लिखित रूप से 1215 ईस्वी में, आज से करीब 800 साल पहले, कितने 800 साल पहले 1215 ईस्वी में, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, 1215 में अंग्रेजों ने इंग्लैंड के सम्राट थे उस समय जॉन, उनसे उन्होंने मूल अधिकार को, अपने कुछ अधिकारों को लिखित रूप से लिया, उसी को मूल अधिकार का नाम दिया गया। उसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो वो उस समय इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा बोला गया उसको, जो अधिकार पत्र था वो हुआ। उसके बाद इंग्लैंड में 1689 में बिल ऑफ राइट्स के नाम से आगे प्रदान किया गया। इसी बढ़ते क्रम में अन्य विदेशों में प्रावधानित किया गया, जैसे फ्रांस में 1689 के बाद 1789 में वहाँ पे फ्रांस में नागरिकों के सार्वभौम की घोषणा की गई। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ता गया। लेकिन वहाँ पे एक तरह से जैसे हम लोग के देश में संविधान बना हुआ है, वैसे उन देशों में संविधान नहीं बना हुआ है। वहाँ पे प्रॉपरली एक हर कार्य के लिए एक के द्वारा कार्य किया जाता है और कुछ चीज़ें परंपरागत रूप से की जाती हैं वहाँ पे। तो एक तरह से हम लोग का जैसे संविधान बना हुआ है शासन व्यवस्था संभालने के लिए, चलाने के लिए, वैसे वहाँ पे संविधान का निर्माण नहीं किया गया है। तो उन पे सीधे तौर पे एक अधिकार पत्र के रूप में लिख दिया गया है, या बिल ऑफ राइट के रूप में लिख दिया गया है, एक एक्ट बना के। लेकिन सबसे पहले जैसे संविधान हम लोग का बना हुआ है उसमें एक भाग के रूप में दिया गया मूल अधिकार को, उस प्रकार से संविधान में कहीं समाहित किया गया। तो सबसे पहले अमेरिका में समाहित किया गया, उसको बिल ऑफ राइट बोला गया। कहाँ पे? सबसे पहले अमेरिका में। अमेरिका में इसको संवैधानिक रूप से प्रथम बार प्रावधान में दिया गया। तो इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे कि
कैसे उसका विकास हुआ, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि लगभग ऐसे रूप से विकास हुआ। सोचिए कि आज के डेट में जो हम लोग का अधिकार मिला हुआ है, इससे हम लोग को 1947 में ये अधिकार मिला, लेकिन उससे पहले कितने देशों ने अपने नागरिकों को अधिकार दे दिया, या वहाँ के नागरिकों ने उनसे अधिकार ले लिया, अपने शासन जो करने वाले थे उनसे। तो सोचिए कि आज के डेट में उनका बौद्धिक स्तर कितना विकसित हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग भी अब एक स्तर पे पहुंच चुके हैं, हमारा देश भी एक स्तर पे पहुंच चुका है। 75 साल लगभग आज़ादी को हो गया है उस अधिकार को लिए हुए। तो अब धीरे धीरे जाके स्थिति सामान्य होनी शुरू हुई। अभी भी मुख्य रूप असल मायने में सही रूप से लागू नहीं हो पाया है। जैसे कि वहाँ के देश, भाई जाहिर सी बात है कि वहाँ पहले से ही वो अधिकार उनको प्रोवाइड किया गया है लिखित रूप से, तो उतना वो विकसित अपने आप को कर सकते थे, पहले से ही कर रहे थे। और यहाँ के लोग कम समय से अधिकार मिला है, तो अभी धीरे धीरे विकसित है नहीं, इसीलिए ये विकासशील देश की अवस्था में इस समय है भारत। तो इसको देख लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सा अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में हम लोग को मूल अधिकार 6 भागों में दिया गया है, 6 हेडिंग में दिया गया है। कौन कौन? तो पहला है समता का अधिकार। इसको हम लोग पढ़ेंगे 14 से लेके आर्टिकल 18 तक में। 14, 15, 16, 17, 18 इसमें समता के अधिकार को डिफाइन किया गया है, कि उसको डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन समता के अधिकार में आता है। फिर आगे आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका आर्टिकल है 19 से लेके 22 तक। पूरा सीक्वेंस में पढ़ना है आप लोग को, उसमें एकदम घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे एकदम क्रमशः पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को चीज़ें समझ में आती जाएंगी। फिर आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसका आर्टिकल क्या है? 23 और 24 में दिया गया है। इसमें शोषण यदि कोई करता है बच्चों का या महिलाओं के साथ, या कोई जबरदस्ती कार्य वगैरह कराता है, तो उसके बारे में इसमें प्रावधानित किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम लोगों ने प्रस्तावना में पढ़ाई था कि हम लोग का जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो यहाँ पे हम लोग की धर्मनिरपेक्षता इस प्रकार से बताती है कि सभी धर्म समान रूप से अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हर चीज़ है, तो उनके बारे में भी अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसका आर्टिकल है 25 से लेके 28, 25, 26, 27, 28 में इसको दिया गया है। फिर आगे 5वां अधिकार जो है वो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। उसका आर्टिकल है 29 और 30। इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी संस्कृति के हिसाब से, या जो अपनी उनकी शिक्षा है उनको वो लेने का अधिकार उनको प्रदान किया गया है। तो ये भी है। फिर 6वां क्या है? जब संविधान हम लोग का बना था तो उस समय मुख्य रूप से 7 अधिकार हुआ करते थे, लेकिन ये वर्तमान कितने अधिकार है मूल अधिकार? तो 6 हैं। तो 6वां अधिकार उस समय जब संविधान बना उस समय एक संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसको समाप्त कर दिया गया। उसका आर्टिकल था आर्टिकल 31। उसको इसलिए समाप्त किया गया कि क्योंकि यदि उसको समाप्त न किया जाता तो लोग जो धनी वर्ग है, धनी तबका है, वो इतना संपत्ति बना लेता कि अन्य लोगों के पास संपत्ति बचती ही नहीं। एक तरह से वो मूल अधिकार को काफ़ी स्ट्रांग रूप से प्रदान किया गया है, तो उसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी करा के और उसको उस पर कब्जा बनाए रखता। या अन्य भी लोक नियोजन का जैसे कार्य हुआ करता है, तो वो कार्य भी सरकार नहीं कर पाती, विकास का कार्य नहीं कर पाती, उत्थान का कार्य नहीं कर पाती। तो इसलिए उसको समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम के द्वारा। ठीक। फिर 6वां जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। वो आर्टिकल 32 में दिया गया है। इसके तहत हम लोग सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? तो इन जो अधिकारों का उल्लंघन होता है जो यहाँ पे दिया गया है, उन अधिकारों के उल्लंघन में हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें 32 तक दिया गया है। 33, 34, 35 में कुछ निबंधन लगाए गए हैं, जैसे सेना पे लगाया गया है या अर्धसैनिक बल पे लगाया गया है, या संसद को शक्ति है कि मूल अधिकारों पे निबंधन लगा सकती है कानून के द्वारा। तो ये चीज़ डिफाइन किया गया है आर्टिकल 35 तक में। उससे पहले हम लोग 12 और 13 को समझेंगे, फिर आगे से हम लोग इसको समझा जाएगा। ये वाले पूरे पोर्शन को एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। और क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से सीधे तौर पे प्रश्न आना ही आना रहता है। कोई भी परीक्षा होता है तो मूल अधिकार से प्रश्न आता ही आता है। और एक तरह से सामान्य नागरिकों को भी, जैसे यदि वो पढ़ने वाले भी नहीं हो तो भी उनको ये अपना अधिकार जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए?
क्योंकि जब तक वो अपना अधिकार नहीं जानेंगे तब तक उसको परिवर्तन में क्या लाएंगे। हम अपना अधिकार जानते रहेंगे कि हमारे साथ असमानता नहीं बरती जा सकती, हमारे साथ हमारा कुछ स्वतंत्रता है घूमने का, फिरने का, या हमको जीवन जीने का अधिकार है, हमारा कोई बेगारी नहीं करा सकता। बेगारी यानी कि कोई बिना पैसे का काम मुझसे ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। ये सब चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं। तो इतना एक तरह से आप लोग ढांचा देख लिए कि किस प्रकार से हमको पढ़ना है। अच्छे से जुड़े रहिए, पूरी की पूरी चीज़ आप लोग को समझ में एकदम आएंगी। ये चीज़ आप लोग भूल नहीं पाएंगे मूल अधिकार को। तो आर्टिकल 12 जो है वो राज्य के बारे में बताता है। क्या बताता है? राज्य की परिभाषा है आर्टिकल 12 में। तो राज्य क्यों हम लोग पढ़ेंगे? तो हम लोगों ने पढ़ा कि 6 अधिकार, हम लोगों ने एक सामान्य स्तर पे देखा कि 6 अधिकार दिए गए हैं भारतीय के संविधान में भाग 3 में। तो जो 6 अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हैं आपको? मतलब कि कौन आपका वो शोषण करता है, कौन समानता बरतने के लिए किससे बात करेगी, कौन आपके साथ समानता बरतेगा, कौन आपको स्वतंत्रता प्रदान करेगा, कौन आपको शोषण होने से बचाएगा। तो इसमें आर्टिकल 23 और 17 को छोड़ के बाकी सभी अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हैं। 23 और 17 उसमें व्यक्ति को भी शामिल किया गया है कि कोई आपसे के अस्पृश्यता नहीं कर सकता आपसे, या कोई आपका शोषण करके बेगारी नहीं करा सकता। बाकी जितने भी अधिकार हैं वो राज्य के विरुद्ध एक दावा है। क्या दावा? मतलब क्या है कि राज्य कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिनसे कि हम लोग के जो मूल अधिकार है उसके संचालन में बाधा उत्पन्न हो, इसलिए वो राज्य के विरुद्ध दावा है। तो राज्य में कौन कौन शामिल है इसको इसमें दिया गया आर्टिकल 12 में। इसमें बताया गया है कि कौन कौन राज्य के अंतर्गत आता है। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर अगले क्लास से हम लोग अधिकार को पढ़ेंगे। ये चीज़ भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीधे तौर पर परीक्षा में पूछता है कि ये चीज़ क्या राज्य में आती है, ये चीज़ राज्य में आती है, ये चीज़ नहीं आती है। ये आप लोग जाने रहेंगे तो प्रवर्तन कराने में भी अपने अधिकार में सहायता मिलेगी, और नहीं तो परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो राज्य में सबसे पहले जान लेते हैं क्या आता है। तो केंद्रीय विधानमंडल और कार्यपालिका। क्या समझे आप लोग कि राज्य के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल यानी कि संसद, जो हम लोग की संसद है वो राज्य के अंतर्गत शामिल है, यानी वो संसद चाहे के भी हम लोग के मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। या कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होगा आगे हम लोग अच्छे तौर पे पढ़ेंगे, जब कार्यपालिका को केंद्र सरकार को पढ़ा जाएगा तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन अभी मोटे तौर पे जान लेते हैं कि कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद जितने भी हैं, या जो भी कार्यों को कार्यान्वित करते हैं विधानमंडल द्वारा बनाई गई कानून को, या अपने भी जो नियम बना के उसको एक देश में शासन के संचालन के लिए जो होती है वो कार्यपालिका होती है। तो कार्यपालिका भी राज्य नागरिकों के जो मूल अधिकार दिया गया है संविधान के द्वारा उनसे उनको वंचित नहीं कर सकती। दूसरा है राज्य, राज्य के विधानमंडल और कार्यपालिका।
देखिए, इसमें चर्चा किया जाए तो काफ़ी हद तक इस पे काफ़ी एक-एक टॉपिक पे चर्चा 1-1 घंटा तक चल सकता है। जैसे कि केंद्रीय विधानमंडल और कार्यपालिका में क्या-क्या शामिल है, एक-एक बारीक-बारीक चीज़ पे उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो इसको बस हम लोग को इतना समझना है कि केंद्रीय विधानमंडल और कार्यपालिका बस उतना ही परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही समझेंगे जितना कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक सामान्य स्तर पे समझ को बनाए रखना है, बस इतना है। तो दूसरा इसका क्या है, राज्य के विधानमंडल और कार्यपालिका, यानी कि जो विधायिका होती है राज्य की, जैसे हर राज्यों में विधानसभाएं बनाई गई हैं तो वो विधायिका के अंतर्गत आती हैं। तो वो राज्य की विधायिका और कार्यपालिका यानी कि मुख्यमंत्री या उसकी मंत्रिपरिषद या राज्यपाल, तो वो कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। तीसरा, स्थानीय प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण से क्या तात्पर्य है, स्थानीय प्राधिकरण यानी कि जैसे कि पंचायत, त्रिस्तरीय जो पंचायत है या नगर पालिका है, नगर निगम है या ग्राम पंचायत है, जो भी है वो सरकार आएगी, सरकार के रूप में कार्य करती है, वो राज्य के रूप अंतर्गत आएगी। स्थानीय स्तर पे पंचायत का चुनाव होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो ये चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। बाकी और भी इसका दायरा को बढ़ाया गया है, किसके द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दायरा को बढ़ाया गया है कि कौन कौन चीज़ें और शामिल हैं किसमें, तो राज्य में। ये मुख्य रूप से हैं। बाकी उस संविधान में दिया गया है एवं अन्य के अंतर्गत धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करती है। तो यानी एक तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी सार्वजनिक कार्य में लगा हुआ है, जैसे कि सड़क बनाने के कार्य में लगा हुआ है, वो सड़क बनाने का कार्य किसी प्राइवेट संस्था को ही दे दी गई है, तो वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा, भले ही वो कार्य प्राइवेट व्यक्ति द्वारा क्यों न कराया जा रहा हो। यदि वो सोशल इशू का, वेलफेयर का विषय है तो उस पर वो राज्य के अंतर्गत आना ही आना है उसको। स्कूल हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, LIC हो गया, रेलवे हो गया, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। ONGC हो गया, फिर सेल हो गया, ये सब कंपनियां भी आपका, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, ये सब आपका राज्य के अंतर्गत आती हैं। यानी एक तरह से हम लोग इतना समझ सकते हैं कि जितने भी सोशल वेलफेयर के हैं, यानी जो भी सरकार की सहायता से, इसमें निजी स्कूल नहीं आएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो निजी स्कूल क्या होता है कि किसी निजी व्यक्ति का होता है, लेकिन यदि उस स्कूल या संस्था में सरकार का थोड़ा सा भी धन लग रहा है तो वो राज्य के अंतर्गत उसको शामिल किया ही जाएगा, वो एक तरह से राज्य रहेगा ही। यदि वो ऐसा कार्य करती है जो मूल अधिकार का हनन करता हो तो उसको न्यायालय में उसका वाद लाया जा सकता है। तो इतनी चीज़ें इसमें राज्य के अंतर्गत शामिल की गई हैं। और मूल अधिकार जो है हम लोग का राज्य के विरुद्ध दावा है। तो इसी को हम लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 को पढ़ा जाएगा, फिर 14, 15 एक एक करके धीरे धीरे 4-5 क्लास में हम लोग मूल अधिकार को समाप्त किया जाएगा। और ये काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे चाहे किसी भी स्तर का परीक्षा हो, इससे प्रश्न आना ही आना है। क्योंकि परीक्षार्थी को चेक किया जाता है कि भाई इसको मूल अधिकार बच्चे को पता है कि नहीं पता है। तो इसका यही कारण है। और एक और पूछने का कारण है कि जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, तो उनका मूल अधिकार अपना जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं, या उसको जाने, उस पर काफ़ी हद तक उसको समझने का उसको प्रयास करें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने क्या समझा कि मूल अधिकार कितने हैं, बेसिक स्तर पे, सामान्य स्तर पे एक तरह से नॉर्मली जानकारी लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि राज्य क्या है, राज्य मूल अधिकार कैसे राज्य के विरुद्ध दावा है, और राज्य में कौन कौन चीज़ें शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से इसको समाप्त किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करिए। आज के लिए धन्यवाद।